हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पी.आर. यादव के वॉल्यूम 2 जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं उसका 1 बाय 1 जो जितने भी क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 30 नंबर तक को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 31 नंबर को डिस्कस करेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे और टोटल 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज रिफर टू एज। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, रिटेंशन मीन्स होता है जमा हो जाना। रिटेंशन ऑफ फ्लूइड का जमा हो जाना इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जब फ्लूइड जमा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टिश्यू में जमा हो जाए, सेल में जमा हो जाए, हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो है ब्लड वेसल उसमें ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो ये देखिए, दूसरा जो ऑप्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीन्स हो गया वाटर का कम हो जाना, ना कि रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स हम बोले कि रुक जाता है हमारे बॉडी में वाटर, और डिहाइड्रेशन मीन्स एक्सटेंशन, वाटर का एक्सटेंशन होता है, ना कि रिटेंशन होता है। डिहाइड्रेशन में वाटर कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो ये अपोजिट हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। इंक्रीज्ड वेट, इंक्रीज वेट होता है जब फ्लूइड, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड होगा तो इंक्रीज वेट होगा, लेकिन यह जो है इमीडिएट साइन नहीं है और इसे हम और इसका कोई और भी कारण हो सकता है। स्वेलिंग, स्वेलिंग होता है लेकिन स्वेलिंग एक मेडिकल टर्म नहीं है। ये जो हमारा स्वेलिंग जो है यह मेडिकल टर्म नहीं है। हमारा जब बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसे हम लोग इडिमा कहते हैं। इडिमा जो कि एक मेडिकल टर्म है। स्वेलिंग का मेडिकल टर्म इडिमा होता है, ना कि स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग एक मेडिकल टर्म नहीं है, ये हम लोग लोकल भाषा में बस यूज करते हैं स्वेलिंग। उसका मेडिकल टर्म इडिमा होता है, इसलिए इसका आंसर इडिमा हो जाएगा। इडिमा। इसका रेशनल पढ़ लेते हो। ए लोकल और जनरलाइज्ड कंडीशन। ए लोकल और जनरलाइज मीन्स, लोकल मीन्स हो गया जैसे हाथ में हो गया, पैर में हो गया, और जनरलाइज मतलब पूरा बॉडी। जनरल मीन्स हो गया पूरा बॉडी। कंडीशन इन विच द बॉडी टिश्यू कंटेन एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जिसमें कि लोकल और जनरलाइज्ड हमारे बॉडी में, बॉडी टिश्यू में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड जमा हो जाता है। इन द इंटरस्टिशियल स्पेस कॉल्ड इडिमा। इन द इंटरस्टिशियल स्पेस कॉल्ड इडिमा, उसे इडिमा कहते हैं। अब अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो 32 नंबर जो कि कहता है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू ए स्वेलन एरिया। स्वेलन एरिया और इडिमा जो इस एरिया में रहता है, पेरिफेरल हो या फिर जनरलाइज्ड हो, पूरे बॉडी में हो, जब वहाँ पे प्रेशर अप्लाइड किया जाता है फिंगर से अगर प्रेशर अप्लाइड किया जाता है उस स्वेलन एरिया में, द इंडेंटेशन परसिस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रेशर। मतलब जब हम उसे प्रेशर रिलीज जब करते हैं तो वहाँ पे इंडेंटेशन परसिस्ट देखने को मिलता है। इंडेंटेशन मीन्स का मतलब हो गया जब हम वहाँ प्रेशर दबाते हैं तो वो धंसा हुआ ही रह जाता है, उसे पीट कहते हैं और इंडेंटेशन कहते हैं। जब यहाँ पे अगर इडिमा है, अगर उसे प्रेशर देंगे तो वह प्रेस ही रह जाएगा, दबा हुआ ही रह जाएगा, उसे इंडेंटेशन परसिस्ट कहते हैं। तो कह रहा है जब स्वेलन एरिया पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब वह पीठ धंसा हुआ ही रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है रिफ्रैक्टरी एडिमा। सबसे पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है रिफ्रैक्टरी एडिमा। यह एक मेडिकल टर्म नहीं है। मेडिकल टर्म है मतलब एडिमा का ही पार्ट है, लेकिन यह एक मेडिकल टर्म नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वीपिंग एडिमा। बी नंबर ऑप्शन जो कह रहा है वो वीपिंग एडिमा कह रहा है। वीपिंग एडिमा में जो हमारा एडिमा का जो टाइप्स है, उसमें जो वीपिंग एडिमा है उसमें फ्लूइड जो है हमारा लीक आउट हो जाता है स्किन से बाहर। स्किन से हमारा जो स्किन के जब ऊपर आप देखिएगा तो भींगा हुआ सा फील होगा, और हमेशा जो फ्लूइड होता है लीक आउट होते रहता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। इसमें हमें धंसा हुआ देखने को नहीं मिलता है, हमेशा वाटर फ्लूइड लीक आउट होते देखने को मिलता है।
सी में डिपेंडेंट इडिमा कह रहा है, डिपेंडेंट इडिमा। ये डिपेंडेंट इडिमा हमें ग्रेविटेशन के द्वारा देखने को मिलता है। अगर कोई जो हमारा प्रेगनेंसी फीमेल होती है उसमें देखने को मिलता है। कंटिन्यू आप 10 घंटे 12 घंटे तक खड़े रहते हैं, एथलीट में देखने को मिलता है डिपेंडेंट इडिमा। और पीटिंग इडिमा ही इसका सही आंसर है। पीटिंग इडिमा में ही जब हम वहाँ पे प्रेस करते हैं तो वह धंसा हुआ रह जाता है और उसका ग्रेडिंग होता है +1 +2 +3 +4 तक इसका ग्रेडिंग होता है, इसलिए इसका आंसर पीटिंग इडिमा हो जाएगा। 33 नंबर देखें तो हाइपरवोलेमिया कैन रिजल्ट बिकाउज ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। हाइपरवोलेमिया इन सभी के कारण से होता है, एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट कर रहा है। हाइपरवोलेमिया कैन रिजल्ट, हाइपरवोलेमिया होता है इन सभी में देखने को मिलता है, रिजल्ट के कारण इन सभी में देखने, बिकाउज ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग, इन सभी के कारण देखने को मिलता है हाइपरवोलेमिया, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। सबसे पहला ऑप्शन है रीनल फेलियर। बिल्कुल, रीनल फेलियर जब हो जाएगा, हमारा किडनी फेल हो जाएगा और वह ठीक से वर्क नहीं करेगा तो हमें यूरिन पास आउट नहीं होगा और हमारे पूरे बॉडी में वाटर रिटेन होगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब हो गया हमारा हार्ट में जो राइट साइड का जो हार्ट है उसमें पूरा कंजेस्टिव मतलब भीड़ सा बन गया है, ज़्यादा ब्लड जमा हो गया है और जो हमारा हार्ट है वो सही से पंप नहीं कर रहा है। पंप सही, जितना ब्लड हमारे राइट हार्ट में आ रहा है उतना पंप लेफ्ट हार्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जो हमारा राइट साइड का जितना भी होगा वह उसमें कंजेस्टिव फ्लूइड देखने को मिलेगा, पूरा फ्लूइड जमा हुआ देखने को मिलेगा। इसमें भी एडिमा और स्वेलिंग देखने को मिलता है। रीनल फेलियर में भी एडिमा और स्वेलिंग देखने को मिलता है और जब वाटर बाहर जा ही नहीं रहा है तो उसमें हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा। एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन, डी नंबर जो ऑप्शन है एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन। हमने पहले ही पढ़ा कि जब सोडियम हमारे बॉडी में रहेगा, सोडियम वाटर को रिटेन करता है, जब एक्सेसिव सोडियम हो जाएगा तो वाटर रिटेन करेगा। सी नंबर, ये सभी हाइपरवोलेमिया करवाता है, ये तीनों रीनल फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन, ये तीनों हमारा हाइपरवोलेमिया करवाएगा। डायरिया में हमारा फ्लूइड लॉस होता है, जितना भी हमारा इंटेस्टाइन में और एब्डोमेन में वाटर रहता है वह बाहर निकल जाता है, स्टूल के रास्ते से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से हमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, कम फ्लूइड देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक्सेप्ट डायरिया में हमें हाइपरवोलेमिया नहीं देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। इसका रेशनल पढ़ लें तो क्लाइंट विथ रीनल हार्ट एंड लीवर फेलियर आर एट हाई रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर और लीवर फेलियर में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस देखने को मिलता है, क्योंकि इन सभी ऑर्गन का काम है वाटर को बाहर निकालना। अदर काउजेज आर एक्सेसिव सोडियम, अदर दूसरा जो फैक्टर है वो हाइपरवोलेमिया जिसमें देखने को मिलता है, सोडियम, ज़्यादा सोडियम हो जाए तो रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन का हमने कहा कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डालेंगे तो इंट्रा सेलुलर से सारा फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाएगा। क्रोनिक यूज ऑफ स्टेरॉइड्स का अगर हमें यूज करेंगे कंटिन्यू तो उसमें देखने को मिलता है। SIADH एंड इरीगेशन ऑफ ऊन, जब ऊन का इरीगेशन करते हैं तो हमें वाटर जो होता है वो हमारा सेल रीएब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण से वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट डाययूरेटिक हार्मोन, जिसके कारण डाययूरेटिक हार्मोन कम होने के कारण, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम होने के कारण, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है इसके कारण हमें वाटर फ्लूइड एक्सेस देखने को मिलता है। 34 नंबर देखें तो ए नर्स इज असाइन टू केयर फॉर ग्रुप ऑफ क्लाइंट। एक नर्स को ग्रुप ऑफ क्लाइंट जिसमें 5 से 10 क्लाइंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक नर्स को असाइन किया गया उसके केयर के लिए। ऑन रिव्यू ऑफ क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड, जब नर्स को मिला तो वह पूरे क्लाइंट का मेडिकल रिकॉर्ड को जब रिव्यू करती है तो द नर्स डिटरमाइंस डेट व्हिच क्लाइंट इज
इंक्रीज्ड रिस्क फॉर फ्लूइड, उनमें से कौन सा क्लाइंट फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के रिस्क पर है, कौन से क्लाइंट में ज़्यादा रिस्क है फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होने का। सबसे पहला ए, द क्लाइंट विथ इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम जब हमें तो क्लाइंट इलियोस्टोमी, इलियोस्टोमी का मतलब हो गया इलियम के पार्ट को घसका देना, कट करके घसका देना। और जो हमारा वाटर, जब हम पानी पीते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है। अगर इलियम वहाँ पे नहीं रहेगा तो सारा वाटर जो है हमारा वह स्टूल के रास्ते से बाहर चला जाएगा, तो इसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। द क्लाइंट विथ रीनल फेलियर, बिल्कुल सही। जब ये तो इलियोस्टोमी गलत हो गया। दूसरा है द क्लाइंट विथ रीनल फेलियर। अगर रीनल फेलियर हमारा जो हमारा किडनी फेल हो चुका है पेशेंट का, तो वह यूरिन पास नहीं कर सकता, वह यूरिन नहीं बना सकता है, वाटर को बाहर नहीं निकाल सकता, जिसके कारण उसमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस देखने को मिलेगा। यह आंसर इसका क्लाइंट विथ, यह सही हो जाएगा। द क्लाइंट ऑन डायबिटिक, डायबिटिक का काम, डायबिटिक एक ड्रग्स है, ड्रग्स का कैटेगरी है जिसमें कि वाटर को हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को नहीं, वाटर को बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसमें भी यह तो डिहाइड्रेशन का कारण बनेगा। द क्लाइंट ऑन जीआई सक्शनिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो मतलब एब्डोमेन और इंटेस्टाइन का जब सक्शनिंग करते हैं तो उसमें भी तो वाटर ही रहता है, प्रेजेंट रहता है, और जो हमारा सिक्रेशन प्रेजेंट वहाँ पे रहता है, वो सबको जब हम सक्शन कर लेंगे तो वह एब्जॉर्ब होगा नहीं, जिसके कारण से वहाँ पे डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इंक्रीज्ड बीपी बढ़ा हुआ है। बाउंडिंग पल्स का मतलब हो गया हम जो पल्स फील करते हैं उसका ग्रेडिंग जो हमने पढ़ा था 1, 3 और 4, तो उसमें +4 ग्रेडिंग है जो कि हाइपरवोलेमिया में देखने को मिलता है, ठीक है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन जो हमारा ये कैरोटिड आर्टरी जो है उसके जो लेटरल में देखने को मिलता है, वो जुगुलर वेन जो है वो डिस्टेंशन मतलब पूरा फुला हुआ देखने को मिलेगा। एंड क्रैकल साउंड बायलेटरली, जो लंग्स में जो है दोनों साइड क्रैकल साउंड देखने को मिल रहा है, जब स्टेथोस्कोप से हम सुनेंगे तो क्रैकल साउंड सुनने को मिलेगा। इंडिकेट्स व्हिच कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, अगर वह पेरेंट्स और पेशेंट जो है वह पेरेंटल न्यूट्रिशन पे चल रहा है, मतलब जो हम न्यूट्रिशन देते हैं जिसमें कि ग्लूकोज रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, फैट रहता है, जो पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं हम लोग सेंट्रल लाइन से, अगर वो चल रहा है, पेशेंट रिसीव कर रहा है और आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है पेरेंटल न्यूट्रिशन का, तो उनमें ये सब साइन देखने को मिल रहा है, इंक्रीज बीपी, बाउंडिंग पल्स, जुगुलर वेन, तो उसमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन, इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा? तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हाइपरग्लाइसीमिया कर सकता है। अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर फास्ट हम इन्फ्यूज कर रहे हैं तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर नॉर्मली चल रहा है तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को नहीं मिलेगा, अगर फास्ट इन्फ्यूज कर रहे हैं तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और हाइपरग्लाइसीमिया का यह सब साइन नहीं है, हाइपरग्लाइसीमिया का यह सब साइन नहीं है। दूसरा एयर इम्बोलिज्म हो सकता है, जब इन्फ्यूजन कर रहे हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन तो हो सकता है, लेकिन एयर इम्बोलिज्म में ओनली डिस्पनिया देखने को मिलता है, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत होगा। इंक्रीज बीपी उतना नहीं देखने को मिलेगा, बाउंडिंग पल्स नहीं देखने को मिलेगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ नहीं देखने, एयर इम्बोलिज्म में डिस्पनिया देखने को मिलता है, लंग्स का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये सभी साइन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एयर इम्बोलिज्म पेरेंटल न्यूट्रिशन का कॉम्प्लिकेशन ही है, इसी का कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये सब साइन एयर इम्बोलिज्म में नहीं देखने को मिलेगा। सेप्सिस का मतलब हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो सेप्सिस में ये सब साइन, उसमें फीवर देखने को मिलेगा, हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये सब साइन उसमें भी नहीं देखने को मिलेगा। चौथा है फ्लूइड ओवरलोड, बिल्कुल सही, जब हम लोग फास्ट इन्फ्यूजन कर देंगे, एक तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, और फास्ट इन्फ्यूजन पेरेंटल न्यूट्रिशन को करेंगे
तो हाइपरग्लाइसीमिया के देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें ये सब साइन देखने को नहीं मिलेगा। और चौथा है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड अगर फास्ट इन्फ्यूजन करेंगे और ज़्यादा 2 से 3 यूनिट अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन को इन्फ्यूज कर देंगे तो उसमें फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलेगा, जिसमें कि एल्वियोलाई जो होता है उसमें वाटर फिल हो जाता है, जिसके कारण से एडिमा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। और जब हमारा लंग्स सही से काम नहीं करेगा, लंग्स फूल जाएगा, जब वहाँ पे वाटर रिटेन होगा लंग्स में तो लंग्स फूल जाएगा, जिससे कि इन्फेरियर वेना कावा जो है वह कंप्रेस हो जाएगा और हमारा जो हमारा ऊपर का जितना भी वेन है वह डिस्टेंशन देखने को मिलेगा और बीपी भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए इसका आंसर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। इसका रेशनल देखें तो इसमें कह रहा है फ्लूइड ओवरलोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेट गेन। फ्लूइड ओवरलोड का जो सिम्टम होता है वेट गेन होता है। एसाइटिक के कारण देखने को मिलेगा, जब हमारा जो लीवर होता है सही से काम नहीं कर रहा है तो पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलेगा फ्लूइड ओवरलोड का साइन। पल्मोनरी एडिमा फ्लूइड इंटर इन एयर स्पेस ऑफ लंग एंड प्लूरल इफ्यूजन में देखने को मिलेगा। व्हिच काउजेज डिस्पनिया, जिसके कारण डिस्पनिया देखने को मिलेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा। पेरिफेरल पीटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। जुगुरल वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन सेंट्रल वेनस प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा और बीपी भी बढ़ा हुआ रहेगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। पल्मोनरी एडिमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो द नर्स आइडेंटिफाइज which of the following signs and symptoms is an early indication of fluid volume। नर्स कौन सा साइन एंड सिम्टम आइडेंटिफाइज करेंगे ईयरली इंडिकेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। जो हमारा इंडिकेशन होता है उसमें सबसे पहले कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में। सबसे पहला ऑप्शन है डायरिया, ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस नहीं, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। शोक में भी हमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। साइनोसिस, साइनोसिस यह एक ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, डिस्पनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, डिस्पनिया में देखने को मिलता है, तो ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में सबसे पहले हम लोग एडिमा को सबसे पहले लंग्स एडिमा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एडिमा को साइन सिम्टम को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है तो लंग्स के एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पेरिफेरल एडिमा को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा एडिमा। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें कह रहा है फ्लूइड ओवरलोड इन ए पेशेंट में काउज। फ्लूइड ओवरलोड इन ए पेशेंट, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है किसी में पेशेंट में तो वह क्या कारण पैदा करेगा, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। अगर किसी पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाए तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा और उसका साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा। यह जो हमने पढ़ा कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन उसमें है एंजियोइडिमा। एंजियोइडिमा उसे कहते हैं जब रैपिड स्वेलिंग देखने को मिलता है हमारे लिप्स में, टंग में, आई के पास, फेस पे, तो उसे एंजियोइडिमा कहते हैं। तो यह एक जब एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है तो उसमें हमें एंजियोइडिमा देखने को मिलता है, ना कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में देखने को मिलता है। यह एक पार्टिकुलर एडिमा देखने को मिलता है फेस पे, लिप्स पे, टंग पे। ठीक है, तो यह हमें रिएक्शन में देखने को मिलता है, एलर्जिक रिएक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, उसे एंजियोइडिमा कहते हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा। पेरिफेरल एडिमा, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलता है पर यह हमें प्राइमरी सिम्टम, हम इसे डायग्नोस नहीं करेंगे प्राइमरी एडिमा को, और यह लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है। पेरिफेरल एडिमा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सेरिब्रल एडिमा कह रहा है। सेरिब्रल एडिमा मतलब जो हमारे ब्रेन का जो एडिमा होता है वह
इसके कारण नहीं देखने को मिलता है। फ्लूइड ओवरलोड के कारण बहुत ही कम देखने को मिलता है। रेयर केस में फ्लूइड वॉल्यूम के कारण सेरेब्रल एडिमा देखने को मिलता है या हाइपोनेट्रीमिया के कारण देखने को मिलता है। अगर सोडियम का कम हो जाए, हमारे ब्लड में सोडियम का जो वैल्यू है वह कम हो जाए तो सेरेब्रल एडिमा देखने को मिलता है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। पल्मोनरी एडिमा बिल्कुल सही, यह हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का सबसे फर्स्ट और मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम पल्मोनरी एडिमा होता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, इसलिए इसका आंसर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो चाइल्ड इज ऑन IV फ्लूइड थेरेपी। एक बच्चा है जो IV फ्लूइड थेरेपी इंट्रावेनस के द्वारा फ्लूइड थेरेपी उसे चल रहा है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड। इसमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम यह सजेस्ट कर रहा है कि वह बच्चा फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है, वह बच्चा फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है। तो सबसे पहला जो इसका ऑप्शन है वर्सेनिंग डिस्पनिया, ठीक है, वर्सेनिंग डिस्पनिया बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन वर्सेनिंग डिस्पनिया। जब फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो उसमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, जिसके कारण से कि सांस लेने में उसे दिक्कत होगा और उसी को वर्सेनिंग डिस्पनिया कहते हैं। वर्सेनिंग मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। डिस्पनिया मीन्स रुक रुक कर सांस आएगा, सांस लेने में उसे दिक्कत होगा, तो वर्सेनिंग डिस्पनिया बिल्कुल सही जवाब। दूसरा जो है फीवर है, इसमें फ्लूइड ओवरलोड के फीवर से कोई अथी नहीं है। सनकेन आइज, सनकेन आइज डिहाइड्रेशन में देखने को मिलता है। जब फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड चाइल्ड में होगा तो उसमें बल्ज फोंटेनिल देखने को मिलेगा। फोंटेनिल जो हमारे हेड पे होता है वह उभरा ऊपर की ओर उठा हुआ देखने को मिलेगा। नोजिया एंड वोमिटिंग, इसका कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे नोजिया एंड वोमिटिंग का, तो इसका आंसर वर्सेनिंग डिस्पनिया। बच्चे में कोई चीज़ होगा फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो ये देखने को मिलेगा। अब अगला जो टॉपिक है, हमने फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस को पढ़ लिए हैं। अब अगला जो न्यू टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस है, जिसमें कि हम लोग ब्लड का जो एसिड बेस जो होता है उसको बैलेंस, हमारा होम्योस्टेसिस जो है मेंटेन करके रखता है, तो उसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि ड्यूरिंग ABG एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। जब हम लोग ABG एनालिसिस करते हैं, ABG का फुल फॉर्म आर्टेरियल ब्लड गैस होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस होता है। एनालिसिस ब्लड इज, तो उसमें हम लोग ब्लड जो है वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग ABG हम लोग ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो आर्टेरियल ब्लड गैस में हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं, जो कि आर्टरी में होता है। आर्टेरियल ब्लड गैस आर्टरी में, इसी के नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आर्टेरियल ब्लड गैस आर्टरी से हम लोग करते हैं, ठीक है, आर्टरी से करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वेन, वेन जो है इसका भी VBG, जब वेनस ब्लड गैस एनालिसिस जब हम लोग करते हैं वेन का ब्लड को, तब उसमें हम लोग वेन से लेते हैं। कैपिलरी से तो ब्लड नहीं लिया जाता है, एनी साइड से हो सकता है ले सकते हैं। एनी साइड का मतलब आर्टरी वेन ही है, तो यह तो आंसर गलत हो जाएगा, कैपिलरी भी गलत हो जाएगा। वेन में वेनस ब्लड गैस VBG जब हम लोग करते हैं, VBG एनालिसिस करना रहता है तो हम लोग वेन से लेते हैं, ठीक है, तब हम लोग वेन से लेते हैं। नहीं तो हम लोग आर्टेरियल ब्लड गैस अगर करना रहता है तो आर्टरी से ब्लड लेते हैं, और वेन से VBG करना रहता है तो वेन से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसमें कह रहा है इन ABG एनालिसिस व्हिच पैरामीटर आर एसेट। जब हम लोग ABG एनालिसिस आर्टरी के द्वारा ब्लड जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या एनालाइज करते हैं, क्या क्या एनालाइज करते हैं जिसके लिए हम लोग कलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट और pH, बिल्कुल सही। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट HCO3 जिसे कहते हैं, HCO3 और pH को डायग्नोस करते हैं। मेन रूप से pH और ऑक्सीजन, CO2 और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही डायग्नोसिस और एनालिसिस करने के लिए हम लोग ABG करते हैं। तो ये भी सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3, CO2, ऑक्सीजन और pH, बिल्कुल सही, ये भी सही है,
ये भी सही है और ये सही, तो ये दोनों है। आगे हम बताएंगे कि इसमें से एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच, बिल्कुल सही, ये भी सही है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच का एनालिसिस करते हैं। और चौथा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच, ये भी सही है। लेकिन इसका जो कंप्लीट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जिसमें कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। मेन रूप से हम लोग एवीजीएम एनालिसिस में सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड SO3, CO2, ऑक्सीजन O2 और पीएच, इन्हीं 4 चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, ये सब को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों चीज़ दिया हुआ है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ दिया हुआ है, इसमें भी 3 चीज़ दिया हुआ है, इसमें 2 चीज़ ही दिया हुआ है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ABG एनालिसिस रिपोर्ट इंक्लूड्स pH, HCO3 बाइकार्बोनेट, pH बाइकार्बोनेट, PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, O2 एंड इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम को हम लोग एनालाइज करते हैं। pH वैल्यू, अगला जो क्वेश्चन 41 नंबर का रहा है, pH वैल्यू बिलो 7 इज कॉल्ड। जब 7 से कम pH होगा तो उसे क्या कहेंगे? जो नॉर्मल 7 जो pH होता है उसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। और 7 से ज़्यादा 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10 यह सब एल्केलोसिस में आ जाता है, एल्केलाइन उसे कहते हैं। और 7 से कम 6.9, 6.8, 6.7, 7, 6, 5 यह सब हमारा एसिडिक में आ जाता है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा एल्केलाइन में आता है और 7 से कम एसिडिक में आता है। तो इसका आंसर एसिडिक हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बिलो का रहा है 7 से कम, 7 से नीचे तो बिलो, तो एसिडिक हो जाएगा इसका आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन को देखें तो नॉर्मल रेंज ऑफ PaCO2, मतलब CO2 का जो नॉर्मल रेंज होता है ABG सैंपल में कितना होता है। तो हम लोग पूरा यह जो चारों चीज़ हम पढ़े, इसका चारों का नॉर्मल रेंज अभी हम आपको बताते हैं कितना होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो HCO3 है, इसका कॉमन और नॉर्मल रेंज 22 to 27 mmQ होता है। ठीक, 22 to 27। और pH जो होता है 7.35 to 7.45 होता है। ब्लड का pH नॉर्मल रेंज जो होता है 7.35 to 7.45 होता है। PaO2 ऑक्सीजन का जो हम लोग कहते हैं वो 95 से 100 के बीच में होता है, 95 से 100 के बीच में होता है। अस्थमा और COPD वाले पेशेंट में 90 to 95 भी देखने को मिलता है नॉर्मल रेंज। तो इसलिए नॉर्मल हम लोग 95 to 100 के बीच में देखने को मिलता है। PaCO2, जब CO2 का प्रेजेंस देखेंगे तो उसमें 35 to 45 mmHg देखने को मिलता है, 35 to 45 mmHg देखने को मिलता है। और ऑक्सीजन 95 to 100 mmHg देखने को मिलता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर 35 to 45 mmHg, डी नंबर का आंसर हो जाएगा 35 to। इसका नॉर्मल रेंज सही जो हम बोले हैं वो ध्यान रखिएगा। pH 7 ब्लड का जो pH होता है 7.35 to 7.45 होता है। SO3 22 to 27 होता है। PO2 95 to 100 होता है। PaCO2 35 to 45 होता है। इसका एक अलग से जो हम लोग फंडामेंटल का जो चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं, फंडामेंटल का जो टॉपिक कर रहे हैं, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का जो टॉपिक डील कर रहे हैं, उसमें हम लोग ABG एनालिसिस पूरा हम लोग ABG एनालिसिस, एसिड बेस एनालिसिस पूरा हम लोग पढ़ाएंगे। तो उसमें आप पूरा इसका वैल्यू किस तरह से रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को पता करते हैं, निकालते हैं, और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, वह सब हम उसमें बताएंगे। तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, इसी के साथ जो भी आएगा वो हम डील करते हुए
एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे तो 35 टू 45 mmHg हो जाएगा। देख लीजिए, नॉर्मल PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इनटू आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड में PaCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है 35 टू 45 mmHg होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड ए नर्स रिकॉग्नाइज एज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन में नर्स रिकॉग्नाइज करेगी, आइडेंटिफाइज करेगी पेशेंट में कि वह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जा रहा है। नर्स किस कंडीशन में आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करेगी कि वह पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में है और जा रहा है। तो इसका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस क्या होता है, पहले वो समझ ले। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस सीधा सा मतलब आप समझ लें तो हमारे लंग्स में, हमारे बॉडी में जब CO2 ट्रैप हो जाए, मतलब अंदर ही CO2 रह जाए और बाहर नहीं निकल पाए, मतलब जिसके कारण से CO2 हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो उसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है। और अगर CO2 कम हो जाए, मतलब CO2 कम हो जाए, जो 35 टू 45 mmHg बोले हैं, अगर 35 से कम हो जाए तो उसे रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस बोलेंगे। और 45 से अगर ज़्यादा हो जाए, 45 से अगर ज़्यादा हो जाए, 45 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो उसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेंगे। किसी भी कारण से CO2 अगर ट्रैप हो जाए तो उसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन, सबसे लास्ट के ऑप्शन से हम लोग शुरू करते हैं। तो एक लेसिया, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से, क्योंकि यह जो इसोफेगस जो हमारा होता है उसका नर्व डैमेज का यह एबनॉर्मेलिटी है, जिसके कारण से वहाँ का पेरिस्टालसिस नहीं हो पाता है और हमारा खाना नीचे नहीं जा पाता है। तो यह तो कोई रिलेशन ही नहीं है। हाइपर वेंटिलेशन ये भी गलत है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ, जब हम लोग ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे हैं। ठीक है। जब हम लोग ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं तो हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि जब हम लोग ज़ोर ज़ोर से, जो हम फंडामेंटल का जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें रेस्पिरेशन में आप पढ़िएगा हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन, उसमें हमने पहले बताया है कि हाइपर वेंटिलेशन जब हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं तो हमारा CO2 बाहर आता है, ऑक्सीजन हमारा अंदर नहीं जा पाता है, जितना भी हमारा बॉडी में CO2 होता है वह बाहर आ जाता है। जब CO2 बाहर आ जाएगा तो हमारे बॉडी में CO2 35 से कम हो जाएगा तो वह एल्कोलिसिस देखने को मिलेगा। डायरिया, इसका कोई रिलेशन नहीं है, यह मेटाबॉलिक में आता है। और इम्फाइसीमा बिल्कुल सही, यह जो ए नंबर ऑप्शन जो है यह सही हो जाएगा। इम्फाइसीमा, जब हमारे बॉडी में लंग्स में इम्फाइसीमा होता है, जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई होता है वह डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और हमारे बॉडी में CO2 का जो रेंज होता है वह इंक्रीज करने लगता है। जब वह एक्सचेंज नहीं होगा तो इंक्रीज करने लगेगा, जिसके कारण से CO2 का वैल्यू 45 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। इसका रेशनल पर काउज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, CO2 एसिडोसिस जिसे कहते हैं। एसिडोसिस काउज्ड बाय इनएडिक्वेट वेंटिलेशन एंड द सब्सिक्वेंट रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सीधा सीधा कहा गया है, द सब्सिक्वेंट रिटेंशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रिटेंशन हो रहा है हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, CO2 एसिडोसिस देखने को मिलेगा। हाइपोवेंटिलेशन ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सेंटर लाइक COPD। हाइपोवेंटिलेशन में रेस्पिरेटरी एसिड, जब हम लोग स्लो सांस लेते हैं, जोर से मतलब लंबा सांस लेते हैं, जो लोग सुबह में जो एक्सरसाइज करते हैं डीप ब्रीथिंग का, उसमें हम लोगों को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जब हम लोग जोर से, जो हमारा रेस्पिरेशन जो है, इंस्पायरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं वो एक्टिव प्रोसेस, उसमें हमें एनर्जी लगता है, लेकिन जो सांस छोड़ते हैं एक्सपायरेशन, उसमें एनर्जी नहीं लगता, वह पैसिव प्रोसेस है। तो सांस तो हम जोर से ले लिए अपना एनर्जी लगा करके, लेकिन सांस जब निकलना चाहा तो उसे कोई एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल पाई, जितना हम लिए थे उतना वह नहीं निकल पाता है, जिसके कारण से CO2 जो होता है वह ट्रैप हो जाता है, अंदर में ही रह जाता है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है।
आगे का जो रेशनल है उसमें कह रहा है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोटेसिस, इम्फाइसीमा, ये सब तो हो ही गया। एल्वियोलाई डैमेज हो जाएगा, ब्रोंकियोटेसिस, ब्रोंकस जो हमारा ब्रोंकाई होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पाने के कारण CO2 बाहर नहीं जा पाएगा। सांस तो हम ले लेंगे क्योंकि वो एक्टिव एनर्जी के हम लगा करके सांस तो अंदर चला जाएगा लेकिन वह बाहर नहीं आ पाएगा। अस्थमा में भी ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, निमोनिया, आर्टिलेक्टेसिस, पल्मोनरी एडिमा, सभी में CO2 ट्रैप होता है। CNS डिप्रेशन, ब्रेन ट्यूमर एंड एनी कंडीशन हुइच काज रिटेंशन, ब्रेन ट्यूमर होगा तो वह हमारे लंग्स का जो फंक्शन होता है वह कंट्रोल करेगा, जिसके कारण से कि CO2 ट्रैप होगा और वह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है हाइपोवेंटिलेशन फ्रॉम पल्मोनरी, कार्डियक, मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर डिजीज कैन काउज। हाइपोवेंटिलेशन फ्रॉम पल्मोनरी लंग्स के द्वारा, कार्डियक, मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर, ये सभी मिल करके हमें सांस लेने में मदद करते हैं डिजीज। अगर वो हाइपोवेंटिलेशन कराए, इन सभी में डिजीज पाया गया है, पल्मोनरी में, कार्डियक, मस्कुलोस्केलेटल में, न्यूरोमस्कुलर में डिजीज पाया गया है, जिसके कारण से वो हाइपोवेंटिलेशन कर रहा है, वो स्लो सांस ले रहा है, डीप ब्रीदिंग ले रहा है, ठीक ना। तो डीप ब्रीदिंग एनर्जी लगा करके हम सांस तो ले लिए लेकिन एनर्जी जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें एनर्जी नहीं लगता है, तो वह पूरा सांस बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण से वहाँ पे CO2 ट्रैप होगा और उसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। C नंबर आंसर, जिसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। ठीक है, समझ गए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसको हम आगे समझेंगे। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, ये जब हाइपर वेंटिलेट करेंगे, जब हम जोर जोर से सांस लेंगे तो हम CO2 ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेंगे, सिर्फ CO2 को बाहर निकालेंगे, जिससे CO2 कम हो जाएगा और एल्कोलोसिस देखने को मिलेगा। इसमें हमको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा क्योंकि हम स्लो ब्रीदिंग कर रहे हैं, जिसके कारण से O2 ऑक्सीजन तो अंदर जा रहा है लेकिन CO2 बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 45 नंबर जो है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आगे का क्वेश्चन डील करेंगे। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, ए नर्स प्लान्स केयर फॉर ए क्लाइंट विथ COPD। एक पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है COPD का पेशेंट है। COPD का मतलब हो गया क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें कि उसका जो ब्रोंकस होता है, ट्रेकिया होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पाया जा रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पाया जा रहा है। नोइंग दैट द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस विलेंस, इनमें से कौन सा एसिड बेस विलेंस उसमें देखने को मिलेगा। एक नर्स जो है COPD वाले पेशेंट को केयर कर रही है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन और एसिड बेस बैलेंस देखने को मिलेगा। COPD हमने पढ़ा कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन का डिजीज है, जिसमें कि ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकेटेसिस में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो उसके कारण सांस तो हम ले लेंगे एनर्जी लगा करके, लेकिन वह CO2 जो है एक्सपायरेशन के समय वह बाहर कंप्लीट एक्सपायरेशन नहीं होगा, जिसके कारण से CO2 ट्रैप होगा अंदर में, जिसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। ए नंबर, जिसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। और जो है हमारा, अगर और बाकी का एसिड बेस बैलेंस समझना चाहते हैं तो हम उसमें वीडियो डालेंगे। फंडामेंटल का जो हम टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं उसमें एसिड बेस बैलेंस का पूरा ABG एनालिसिस का पूरा, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक पूरा हम उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डालेंगे। वहाँ पर आप लोग जाकर के बिल्कुल अच्छे तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और समझाते हुए चलेंगे। अगर एसिड बेस बैलेंस को समझना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे उस वीडियो का, वहाँ पे जा कर के आप लोग ज़रूर समझिएगा। धन्यवाद। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग 46 नंबर जो है आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।